नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए आज हम पॉलिटी गवर्नेंस के 25 क्वेश्चन से अपनी रिवीजन को टेस्ट भी करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से सवाल इस साल आ सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है उसे पॉज करना है, उसको सोच के अपना आंसर नोट करना है, एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा उसे देखना है। स्टेप नंबर 4 में करेक्ट इनकरेक्ट ये तो मार्क करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ स्टेप नंबर 5 में आप ये भी देखेंगे, डिमार्केट कर दीजिए वहां पे कि आपने वो क्वेश्चन गेस किया था या स्किप, तो ऑफ कोर्स पता ही चल जाएगा, या आपको आता था और सही है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अटेम्प्ट जो कर रहे हैं वो गेस है या आपको लगता है आपको आंसर आता है और गलत हो गया है। देयर इज अ डिफरेंस। कैलकुलेट द मार्क्स एंड कॉमेंट्स में मेंशन कीजिए। ये 6 स्टेप फॉलो कीजिए और इस वीडियो का फायदा होगा, आपको बेनिफिट होगा अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग। बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स एंजॉय द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. The right against exploitation is available to citizens only. The right to equality includes prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है, जिसके अंदर 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। सिटीजन्स और फॉरेनर्स, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से अधिकार है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। तो वो राइट्स हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30। अब 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। इसका मतलब ये एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो एलिमिनेट भी करोगे तो 2 ही एलिमिनेट हुई। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, यानी आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 बेसिकली बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन ये तो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल, क्योंकि एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स वाले अधिकार हैं ये, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बच गया आपके पास एक ही ऑप्शन, दैट इज सी। राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये बात बिल्कुल सही है और आर्टिकल 15 में क्लियरली लिखी भी हुई है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो तीनों ही अमेंडमेंट से आए थे। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, दिस हैज बीन added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Similarly, participation of workers in management of industry is Article 43A, added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. And protection of environment and wildlife was also added by the 42nd Amendment, and it added 48A, Article 48A. तो तीनों ही अमेंडमेंट से आए हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। नंबर 3, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियरली a replication of Article 75, जहां पे लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लिसिटली संविधान में मेंशन्ड है। प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ये तो हम सबको पता ही होता है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव की उपाधि दी। लेकिन ये जो तीसरी स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्लाइटली फ्लॉड, बिकॉज यहां पे ओनली लिखा है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस चाहिए या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए प्राइमरीली। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे प्रेसिडेंट बिना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे लोकसभा को डिसॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट के पास सफिशिएंट प्रूफ है वाया द नो कॉन्फिडेंस मोशन दैट द मिनिस्ट्री डज नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, द मिनिस्ट्री विल रिजाइन एंड इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट टू फॉर्म, वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है इन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, इसलिए यह स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। इसका सही आंसर है बी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नर। गवर्नर के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपने बताना है इनमें से कौन सी सही है। यू हैव टू गिव द करेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे शायद ये लिखा नहीं है, यू हैव टू गिव द
तो करेक्ट स्टेटमेंट देना है आपने। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज करेक्ट। गवर्नर हैज नो पार्डनिंग पावर इन क्रिमिनल मैटर्स, दिस इज रॉन्ग। गवर्नर की पार्डनिंग पावर पे सिर्फ दो ही लिमिटेशन है। अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर कोर्ट मार्शल से रिलेटेड केसेस या मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड केसेस को पार्डन नहीं कर सकते। नंबर 2, वो डेथ पेनल्टी को कंप्लीटली पार्डन नहीं कर सकते। कंप्लीटली पार्डन करने का मतलब है कि वो कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दें और कह दे कि जो व्यक्ति है वो पर्सन इज नॉट गिल्टी, ही इज एक्विटेड एंड ऑल द सेंटेंसिंग दैट द पनिशमेंट वाज गिवन वो भी गलत थी, तो इसलिए ये वाला भी गलत है। गवर्नर कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, यस, रिकमेंडेशन तो देते हैं। इनफैक्ट आर्टिकल 356 में उनकी रिपोर्ट बन सकती है जिसमें वो ये बता सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट के अंदर आर्टिकल 356 की इमरजेंसी लग सकती है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बुलाते हैं। तो सही आंसर है इसका C 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स 2026 के लिए फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करते हुए, तो हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के रैपिड रिवीजन कोर्स भी अवेलेबल है, उसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे जरूर एक बार कॉल कीजिएगा। 5th क्वेश्चन, क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के रिगार्डिंग ये दो स्टेटमेंट बताइए, लिखी है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1, in 2024 the union cabinet granted classical language status to मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का खिताब या दर्जा दिया गया। 2024 के क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिकल लैंग्वेज की रिकॉर्डेड हिस्ट्री एटलीस्ट 1000 ईयर्स की होनी चाहिए। इन दोनों में से आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। सो द आंसर इज ए। पहली स्टेटमेंट सही है। 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली इन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। लेकिन ये जो 1000 साल वाला क्राइटेरिया है, सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो 2024 में जब ये स्टेटस दिया गया, उसके बाद ये भी बताया गया कि हम कुछ माइनर चेंज कर रहे हैं हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस के स्टेटस में। क्लासिकल लैंग्वेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं, इंग्लिश और हिंदी। इंडिया की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22 हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। और क्लासिकल लैंग्वेजेस आर बेसिकली फॉर प्रमोशन एंड फॉर प्रिजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग द एंटिक्विटी एंड द कंटिन्यूटी एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट लैंग्वेज। तो मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली ये तो 2024 में ऐड हुए थे। इससे पहले ओडिया इन 2014, मलयालम इन 2013, तेलुगु एंड कन्नड़ा इन 2008, संस्कृत इन 2005 एंड तमिल इन 2004। ये सभी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस के हकदार हैं। 2024 में स्लाइड चेंज किया गया था क्राइटेरिया में, जिसमें यह बोला गया था नॉलेज टेक्स्ट, especially prose text in addition to poetry, epigraphy and inscriptional evidence. So there was not a major change made in 2024. इसका क्राइटेरिया 2005 में जो बताया गया वो कहता है कि हाई एंटिक्विटी में अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग 1500 to 2000 ईयर्स, तो 1500 से 2000 साल होना चाहिए, जबकि यहां पे हमने क्या देखा, 1000 साल लिखा था स्टेटमेंट में। एंशिएंट लिटरेचर, नॉलेज टेक्स्ट, डिस्टिंक्ट एवोल्यूशन, ये सारे क्राइटेरिया हैं, ये सारे क्राइटेरिया हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के बारे में ये 2 स्टेटमेंट है और आप इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताएंगे। पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। FSSAI इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी? नो, इट्स नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि FSSAI बहुत सारे एक्ट्स को मर्ज करके एक कानून बनाया गया और कानून था पार्लियामेंट का FSSAI एक्ट ऑफ 2006। दैट मीन्स ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट, क्या इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, भले ही इसका लेना देना फूड से है, पर ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका मतलब सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है और पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सॉरी, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है और FSSAI कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। सो FSSAI वाज एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2006, जिसमें पहले के बहुत सारे कानून जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ 1973, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आते थे, डिपार्टमेंट्स के अंदर आते थे, इनको मर्ज किया गया
और FSSAI बनाया गया। जो FSSAI का चेयरपर्सन होता है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल का अफसर होता है। जो CEO होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सो दिस इज अबाउट FSSAI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शेड्यूल्ड एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुका है। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया का डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट के दिए गए ऑर्डर के अनुसार होता है। ये बिल्कुल सही है। 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज, और 5th शेड्यूल के अंदर किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया जो डिक्लेयर किया जाता है वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करते हैं, गवर्नर नहीं करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। अब जहां तक बात आती है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए डिस्ट्रिक्ट है और लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्लस्टर ऑफ विलेजेस है, इस स्टेटमेंट के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ बताता है हमें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ बताता है कि शेड्यूल्ड एरिया का साइज कितना होना चाहिए? नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमें बताती है कि शेड्यूल्ड एरिया की लार्जेस्ट यूनिट क्या हो सकती है और लोएस्ट यूनिट क्या हो सकती है। इसलिए सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि उसमें लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे एज पर डिफरेंट कमीशंस दैट हैव बीन क्रिएटेड। 1961 के अंदर UN धेबर कमीशन और 2004 के अंदर भूरे कमीशन ने, दोनों ने इसके ऊपर बात की है और वो कहते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एरिया हो सकता है और क्लस्टर ऑफ विलेजेस यानी ब्लॉक, मंडल, तालुका, तहसील, जो भी आप इसको कहते हो, वो हो सकता है। CM ऑफ द स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द होम मिनिस्टर, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि CM नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की होती है, इसीलिए पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट सही होने की वजह से द आंसर इज B, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल के मेंबर्स के बारे में है। लोकपाल के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की जो सिलेक्शन कमिटी है उसमें कौन मेंबर होते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ द सिलेक्शन कमिटी? PM, नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। द आंसर इज 1, 3 and 4। नाउ यू वुड से कि नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो है ना, ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कमिटी देखोगे, इफ यू लुक एट द कमिटी यू विल फाइंड दैट 1 इज प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, एंड 1 एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर्स। तो ये ऑप्शन वैसे ये होना चाहिए था 1, 2 and 3, 1, 2, 3, 4, ठीक है, बिकॉज द पर्सन हु इज एन एमिनेंट जूरिस्ट is a nominee of the president of India. So I'm sorry if this statement or this option was incorrect, आपका गलत हुआ, आप इसको सही मार्क करेंगे अगर आप all of the above कर रहे हैं। तो इसमें ना 5 मेंबर होते हैं लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में, प्रधानमंत्री नंबर 1, लोकसभा के स्पीकर नंबर 2, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा नंबर 3, CJI या जज जो उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है नंबर 4, एक एमिनेंट जूरिस्ट, और ये एमिनेंट जूरिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स। प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स। तो दिस स्टेटमेंट, ऑल द ऑप्शंस, ऑल दीज पीपल आर पार्ट ऑफ दैट कमिटी, ठीक है। तो जिसने 1, 2, 3, 4 किया है वही सही है, ये ऑप्शंस में नहीं था, इट शुड हैव बीन इन द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि SIR aims to link every voter's entry in the current electoral roll to the historic rolls from 2002 and 4। ये स्टेटमेंट सही है। SIR का प्रोसेस इस पर्पस के लिए बना है कि 2003 के दौरान जो लास्ट टाइम इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हुआ था, उनमें अगर आपका नाम है या आपके किसी ब्लड रिलेटिव का नाम है तो आपका वोटर ID फिर एस्टैब्लिश हो जाएगा दैट यस यू आर अ वैलिड वोटर। अगर कोई वोटर लिंकेज नहीं दिखा पाता है तो क्या वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है? क्या ऐसे वोटर्स ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाते हैं? दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है।
आपको अगर इफ यू आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश द लिंक इन द फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, और एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना लिंकेज दिखा के इस इलेक्टोरल रोल में अपनी कंटिन्यूटी दिखा सकते हो। तो ऑटोमेटिक डिलीशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स नहीं होता। तो फैक्ट यही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक और रिमाइंडर, रैपिड रिवीजन कोर्स प्रीलिम्स 2026 के लिए रोज 7 से 8 घंटे रिवाइज होता है चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज होते हैं। 10th क्वेश्चन, गवर्नर्स रोल इन स्टेट्स लेजिस्लेटिव प्रोसेस। गवर्नर का क्या रोल है स्टेट के कानून बनाने के प्रोसेस में, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। पहला, गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इवन व्हेन द बिल डज नॉट फॉल विद इन कैटेगरीज वेयर रिजर्वेशन इज मैंडेटरी। ये स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गलत है ये। सबसे पहली बात तो कैटेगराइजेशन ऑफ बिल्स इज वेरी नॉट रिजिड, बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सो गवर्नर मे रिजर्व अ बिल इवन इफ इट when the bill does not fall within categories where reservation is mandatory। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट कहता है या ये मैंडेट देता है कि संविधान के अंदर आप सिर्फ हाई कोर्ट से रिलेटेड जो बिल होता है या हाई कोर्ट की पावर्स को डेरोगेट करने वाला जो बिल होता है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हो, लेकिन इसकी कोई कैटेगराइजेशन हम नहीं मानते। दैट इज वाई द इवन इफ यू कैटेगराइज इट, अगर आप कैटेगराइज करने के लिए कानून बनाते भी हो तो भी वो ओवरराइड नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट को पावर नहीं दी है कि वो बताए। आप समझ रहे हो, इट हैज नॉट गिवन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर द पावर टू टेल दैट ओके दिस इज गवर्नर्स डिस्क्रिशन एंड दिस इज नॉट। गवर्नर की जो डिस्क्रिशन है वो डिसाइड तभी हो सकती है अगर कोर्ट इंटरवीन करे, और इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में दिस स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी करेक्ट। Constitution prescribes a fixed time limit within which the governor must decide on a bill. No, that is incorrect. कोई fixed time limit नहीं है। A bill returned by the governor to the legislature must be ascended if it is again passed by the legislature. Yes, इसको क्या कहते हैं? Suspensive veto। कि आप एक बार जो है बिल वापस भेजें और उसके बाद अगर आपके पास बिल आता है तो आपको उसे साइन करना है एज अ गवर्नर। सो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे 2 स्टेटमेंट पूछता है और आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला, द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये स्टेटमेंट सही है। कंटेस्ट करना या वोट करना, ये दोनों चीजें फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आई है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट्स के थ्रू रिसेंटली भी बताया गया है। ये स्टैट्यूटरी राइट है। दूसरा, आरपीए 1951 के अंदर सेक्शन 62, आरपीए 1951 के अंदर सेक्शन 62, इंडिविजुअल्स जो प्रिजन में है या पुलिस कस्टडी में है उनको वोट करना अलाउ करता है एक्सेप्ट दोज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये उल्टा है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है सिर्फ उन्हें ही वोट करना अलाउड होता है, जबकि कोई भी व्यक्ति प्रिजन में है, जेल में है या पुलिस कस्टडी में है उसे वोट करना अलाउड नहीं होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन आने लग गए हैं यूपीएससी में जो भारत के डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। तो इनमें से भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? इनमें से सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? इनमें से एक तो फोर्स भी नहीं है, बटालियन है। तो द करेक्ट आंसर इज सी, असम राइफल्स। सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 1939 में बनी थी। सीआरपीएफ उसका नाम 1949 में बना। तो भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ, लेकिन सबसे पुरानी नहीं। बीएसएफ 1965 में बनी थी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। असम राइफल्स वाज एस्टैब्लिश्ड बेसिकली इन 1835 एज कचर लेवी, और बाद में फिर इसका नाम 1917 में असम राइफल्स बना गया। असम राइफल्स गार्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, तो असम राइफल जो है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको गार्ड करता है। सॉरी, असम राइफल्स गार्ड्स द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। आई एम सॉरी, बांग्लादेश बॉर्डर इज गार्डेड बाय बीएसएफ। ठीक है, तो इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है इट इज गार्डेड बाय असम राइफल्स। ठीक है, अपॉलॉजीज। कोबरा जो है वो एक बटालियन है सीआरपीएफ का, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन,
जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर के लिए, जंगल वॉरफेयर के लिए बनाया गया था 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, मतलब कौन सा पार्ट कौन से पार्ट के बारे में, कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। पार्ट 9 इज अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 9B इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 15 इज अबाउट ट्राइब्यूनल, 16 इज अबाउट इलेक्शन। ये गलत है। तो पार्ट 9 इज अबाउट पंचायत एंड पंचायत, नॉट म्यूनिसिपैलिटी। पार्ट 9A इज अबाउट म्यूनिसिपैलिटी। पार्ट 14A इज अबाउट ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल का पार्ट जो है वो 14A है। एंड पार्ट 15 इज अबाउट इलेक्शंस। तो इसका मतलब सही स्टेटमेंट क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा enjoys special powers in certain matters. With reference to these powers, consider the following statements. Number 1, Rajya Sabha can authorize the parliament to legislate on a subject in the state list by passing a resolution by simple majority. No. स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर राज्यसभा कानून बनवा सकता है, रेजोल्यूशन पास करके बनवा सकता है, लेकिन वो कानून सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। आर्टिकल 312 में भी यहां पे लिखा हुआ है कि कैन ऑथराइज क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस बट इट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप नहीं, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कंडीशन है। एंड आर्टिकल 368 में any constitutional amendment related exclusively to state must be approved by Rajya Sabha with a 2/3 majority before being sent to state legislature for ratification. ये राज्यसभा की कंडीशन नहीं है भाई साहब, ये तो दोनों हाउसेज में है और 2/3 majority नहीं है। इसमें कंडीशन लगती है 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसलिए आंसर इज डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तीनों में से कोई भी सही नहीं है। आर्टिकल 15 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, संडे को 26 अप्रैल को ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है स्लीपी क्लासेस की तरफ से, जो कंप्लीटली यूपीएससी के पैटर्न के साथ अलाइन किया जाएगा। और इसमें हम फैकल्टी ही क्वेश्चंस बनाते हैं, फैकल्टी क्रिएट्स द क्यूरेट्स द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 15, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। Joint sitting can be summoned to deliberate on all bills introduced in any house of the parliament. तो all bills जब आ गया है तो मनी बिल इसके अंदर नहीं आएगा, मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग, ये बिल्कुल सही है। फॉर अ बिल टू पास इन द जॉइंट सिटिंग, फॉर अ बिल टू पास इन द जॉइंट सिटिंग इट नीड्स टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये भी गलत है। एक्चुअली यहां पे ऑप्शन होना चाहिए था 2 ओनली, ऑप्शन होना चाहिए था 2 ओनली। ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए सही आंसर है सी। द करेक्ट आंसर इज सी, 2 ओनली। सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस ऑप्शन प्रिंट, ये मिस प्रिंट हो गया है, तो सही आंसर है सी, 2 ओनली। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सेक्शन 8 ऑफ द आरपीए 1951 disqualifies an individual only after conviction in a heinous crime. इनफैक्ट 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए अगर आपको किसी भी केस में पनिशमेंट होती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो हीनियस या सीरियस ऑफेंस की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। इलेक्शन कमीशन हैज द पावर्स ऑफ दिस अंडर सेक्शन 11 टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। यस, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि जो सेक्शन 8, 9, 10, 11 इनमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को, अवधि को ये रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो अगस्त 2025 में आया था, इट सीक्स टू एम्पावर द प्रेसिडेंट टू रिमूव अ मिनिस्टर अरेस्टेड फॉर करप्शन। करप्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी ऐसे मामले में जिसमें 5 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति जेल चला जाता है मिनिस्टर्स में से और 30 डेज तक कंटिन्यूअसली जेल में रहता है, तो 31st डे पे वो मिनिस्टर की पोजीशन से हट जाएगा। दिस इज द बिल, 130th अमेंडमेंट बिल, करप्शन से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ए, 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। रिमूवल प्रोसेस जो होता है हाई कोर्ट जज का, अब आप बोलोगे इंपीचमेंट क्यों लिखा है सर, चलो कोई बात नहीं, रिमूवल बोल देता हूं, ठीक है, मान गए। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट जज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट।
आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के प्रोसेस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ग्राउंड्स फॉर इंपीचमेंट इंक्लूड प्रोवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्पीकर कैन रिजेक्ट अ रिमूवल मोशन इवन इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड सिग्नेटरीज, ये भी करेक्ट है। आपको अगर जज के रिमूवल के लिए 50 या 100 सिग्नेचर चाहिए, अगर वो सिग्नेचर आ भी गई है इसका मतलब गारंटी नहीं है कि एडमिट हो जाएगा जो मोशन है। तीसरा, फाइनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज इज इशूड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर ड्यू प्रोसेस। फाइनल ऑर्डर पार्लियामेंट इशू करता है? नो, फाइनल ऑर्डर प्रेसिडेंट इशू करता है। पार्लियामेंट ने तो बस रेजोल्यूशन पास करना है कि हम इन्हें हटाना चाहते हैं। इसका मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। नंबर 1, प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय एमपी हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड एमपी वाले बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं क्या? नहीं। प्राइवेट मेंबर बिल इज बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। जो मंत्री नहीं है और उसने बिल इंट्रोड्यूस किया है उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। दोनों बातें गलत है। पहली बात तो फर्स्ट टाइम नहीं होता अगर होता भी, क्योंकि 1970 तक देयर हैव बीन मेनी ओकेजन्स जब प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ, लेकिन 1970 के बाद 1970 के बाद कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी। इसलिए करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, द लास्ट प्राइवेट मेंबर्स बिल passed by the parliament was the Supreme Court Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction Bill, which became an act on August 9, 1970. ठीक है, consider the following statements. ये भी previous year question है। Parliament Prevention of Disqualification Act exempts several posts from disqualification on grounds of office of profit. ये सही है। Actually आर्टिकल 102 और 191 के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है और उसमें लिखा होगा है कि अगर किसी ऑफिसर्स को, पोस्ट को आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन से हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। और रिमूव करने के लिए आप इस पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हो। यू मेक दिस एक्ट and you put a lot of offices outside the ambit of office of profit, but the term office of profit is not defined, neither in the constitution nor in that law. तो इसीलिए ये जो एक्ट है ये 1959 का एक्ट है, ये सही बात है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। अगर यही आपको पता हो तो आप सीधा पहुंच जाओगे आंसर पे, आप सीधा पहुंच जाओगे आंसर पे। ठीक है, तो अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। कौन से ऑफिसेज एग्जेम्प्ट रखे गए हैं अंडर द एक्ट? ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन, ऑल्दो अब प्लानिंग कमीशन होता नहीं। ठीक है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन पे आप इलेक्ट हो जाओ, होमगार्ड के मेंबर आप बन जाओ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के मेंबर बन जाओ, एनसीएससी एनसीएसटी के मेंबर बन जाओ। ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज नॉट ऑफिस फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन that captures the changes made in article 74(1). आर्टिकल 74(1) में क्या चीज जो है वो 42nd अमेंडमेंट से रिफ्लेक्ट हुई थी? What changes are reflected by the 42nd amendment? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ सीओएम हेडेड बाय पीएम। तो पीएम के द्वारा हेडेड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दे, प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस, प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस। ये पॉइंट जो है ये आर्टिकल 74 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। 44th अमेंडमेंट से ये चीज ऐड की गई थी कि प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वो एडवाइस वापस भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीजें लिखी हैं वो या तो आर्टिकल 74 में नहीं है या उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके नहीं ऐड किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट पावर टू समन और प्रोरोग इज इन आर्टिकल 85, executive powers of the union shall be vested with the president is article 53, and PM has the duty to brief the president about decisions of council of ministers, ये article 78 में आपको मिल जाएगा। so that is the correct answer। तो आप 20 में से अब मुझे बताइए कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हो उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के लिए तैयारी खींच लीजिए क्योंकि संडे को ये पेपर आ रहा है। इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो हमारे नंबर पे फोन करके एक बार या sleepyclasses.com वेबसाइट पे जाके।
चलिए मिलते हैं आपसे जल्द। धन्यवाद।